वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 542 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 30 लेक्चर है। एक कोटेशन है, वन मैन्स रेड टेप इज अनदर मैन्स सिस्टम। एक शख्स का जो रेड टेप है वो दूसरे शख्स का सिस्टम है। रेड टेप एक ईडियम है जिसका मतलब है पॉलिसीज या रेगुलेशन, और ऐसी पॉलिसीज या रेगुलेशन उनके जरिए क्या होता है, डिले होता है प्रोसीजर में। सारी बातें अब वो ज़रूरी भी होती हैं, लेकिन उससे क्या होता है, प्रोसीजर में डिले भी हो जाता है। तो एक शख्स का जो रेड टेप होगा वो दूसरे शख्स का सिस्टम है। सो व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सोशल एंटिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सोशल है तो सारी बातें ह्यूमन होते हैं, इंसान होते हैं। गोल ओरिएंटेड है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल होता है। और डेलिबरेटरी स्ट्रक्चर्ड होता है, जो ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं वो वर्क कर रहे हैं एक साथ और उनका कॉमन मिशन है। और इसके अलावा लिंक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिंक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी असर होता है उस पर। सो क्रिएटिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब जो करेक्टरिस्टिक कॉमन है तमाम ऑर्गेनाइजेशन में वो है कोऑर्डिनेशन टू ऑफ एफर्ट, यानी कोऑर्डिनेशन होना एफर्ट की, कॉमन गोल्स होना। इसके अलावा कॉमन कॉमन गोल अलग है, कोऑर्डिनेशन से मुराद ये कि जो एफर्ट्स हैं मिल के काम करना। और फिर कॉमन गोल होना, सबके जो लोग होते हैं वो उनके एक से गोल होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, लेबर होती है इसमें। और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, पूरी हायरार्की के थ्रू काम हो रहा होता है। लेवल्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं बाकायदा, के टॉप मैनेजर, मिडिल मैनेजर और लोअर लेवल मैनेजर। सो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एक फॉर्मल पैटर्न है कि लोग, हाउ पीपल एंड जॉब्स आर ग्रुप, किस तरीके से लोग और जॉब को ग्रुप किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन क्या है? डिसीजन और एक्शन दैट रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो डिसीजन और एक्शन जो नतीजे में आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। व्हाट डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं एक्चुअली जो डिटरमाइन करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। टू व्हाट डिग्री आर टास्क सब डिवाइड इनटू ग्रुप, किस हद तक जो है टास्क सब डिवाइड हुए हैं सेपरेट जॉब्स में, और किन बेसिस के ऊपर जॉब्स जो है वो ग्रुप्ड हुई हैं, एक साथ उनको ग्रुप किया गया है। एंड टू होम डू इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप रिपोर्ट, किसको इंडिविजुअल्स और ग्रुप जो है वो रिपोर्ट करते हैं या करेंगे। एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन अ मैनेजर एफिशिएंटली इफेक्टिवली डायरेक्ट, कितनी कितने लोगों को एक मैनेजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली तौर पर डायरेक्ट कर सकता है। और वेयर डज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाई, कहाँ पर डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी लाई करती है। और टू व्हाट डिग्री विल देयर बी रूल्स एंड रेगुलेशन टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, यानी किस हद तक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे डायरेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज और मैनेजर्स को। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स इट डिटर्मिनेंट्स और आउटकम्स के, डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटकम की अगर बात करें तो कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी है, साइज है, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट है, ये डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर कौन सा होगा, मैकेनिस्टिक होगा या ऑर्गेनिक होगा। और उससे क्या होती है, फिर परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन आती है। लेकिन जाहिर बात है, अब ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन फ़र्क होता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब जो स्ट्रक्चर है वो तो तकरीबन सेम बना भी लिया जाए अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तब भी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होती है, बहुत फ़र्क होता है। क्यों? मॉडरेटेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों का, उससे फ़र्क पड़ता है बहुत बड़ा। लोगों से ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ़र्क पड़ता है। अब आपने अगर कभी कंपैरिजन किया हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, तो जो नॉर्मली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ज़्यादातर पे, वो बहुत बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि लोगों से फ़र्क पड़ता है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं वो बिल्कुल मतलब ऐसे होते हैं जो काम वाम करना उनका नहीं चाहते वो, और ना वो कोई इनोवेटिव किस्म के लोग होते हैं। बल्कि जो प्राइवेट होती है ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे इनोवेटिव और एनर्जेटिक किस्म के लोग होते हैं, जो मतलब डिफरेंट, ज़ाहिर बात है उनकी सोच ही जो है वो बिल्कुल अलग होती है, तो लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। सो बेसिस जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के, अब वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है किस तरीके से टास्क जो है वो फॉर्मली डिवाइड हुआ है, ग्रुप्ड हुआ है और कोऑर्डिनेट हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डिवीजन की, ग्रुपिंग की और कोऑर्डिनेशन की। अब ये जो है एक डायग्राम बना के दिखाया जाता है, इसलिए इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, कि ये जो है डायग्राम के जरिए डिवीजन, ग्रुपिंग और कोऑर्डिनेशन को दिखाया जाता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पे होती है। एंड कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, जाहिर बात है इसके अंदर जो है वो एडजस्टमेंट, हाउ
एडजस्टमेंट किस तरह होगी, किस एंड हु विल सुपरवाइज होम, कौन किसको सुपरवाइज करेगा, और इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन करना, वर्क प्रोसेसेस की स्टैंडर्डाइजेशन करना, आउटपुट्स की और स्टैंडर्डाइजेशन करना स्किल्स की। सो द नेचर ऑफ हायरार्की, अब जो नेचर है हायरार्की की, इसमें चेन ऑफ कमांड है जो डिस्क्राइब करती है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और इसको इलस्ट्रेट किया जाता है, वजाहत दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के जरिए। और अब है आपके सामने स्पेन ऑफ कंट्रोल। अब ये जो है इसका मतलब ये कि कितने जो है लोग एक मैनेजर के अंडर में होंगे। अगर ज्यादा होंगे तो वाइड होगा स्पेन ऑफ कंट्रोल, कम होंगे तो वो नैरो होगा। और टॉल और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अब जो आजकल के दौर में फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नंबर ऑफ जो जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड है, जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है वो ज्यादा है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन आ रही है। सो अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन जो है वो वही लोग बनाते हैं जिन जो टॉप पे होते हैं, जो टॉप लेवल के मैनेजर वगैरह होते हैं वही डिसीजन बनाते हैं, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है, जितने भी लोग होते हैं उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सो मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को अगर हम कंपैरिजन करें तो मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ लेबर होती है, और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिफरेंशिएशन होती है, क्लियर होती है चेन ऑफ कमांड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, यानी एक मैनेजर के अंडर में कम लोग होते हैं, रिलेटिवली सेंट्रलाइज होता है, पावर जो है वो यानी कम लोगों के हाथ में होती है, और डायरेक्ट सुपरविजन होती है। जबकि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, ऐसी टीम होती है जिसमें डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के लोग होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के एक तरह से। और उसके अलावा इस पर्सनल और या स्पेशल डिफरेंशिएशन होती है, मल्टीपल चेन ऑफ कमांड होती है, इसमें चेन ऑफ कमांड क्लियर नहीं होती, और वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होता है, एक मैनेजर के अंडर में कई सारे लोग होते हैं, और रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज नहीं होता, यानी पावर जो है वो चंद हाथों में नहीं होती, और सेल्फ मैनेज होता है, इसमें खुद से मैनेज करता है एम्प्लॉय या टीम्स वगैरह। अब आपके सामने मौजूद है मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक मॉडल की जो डायग्राम्स है। मैकेनिस्टिक को आप देख सकते हैं क्लियर है, लेकिन इसमें जो है जाहिर बात है पावर जो है वो फ्यू हैंड में। ऑर्गेनिक जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन पावर इसमें जो है वो डिवाइड होती है। मैकेनिस्टिक मॉडल जो होता है उसमें हाई स्पेशलाइजेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होती है, रिगिड होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है। अब चेन ऑफ कमांड आप देख सकते हैं इसमें कितना क्लियर है, और नैरो है स्पेन ऑफ कंट्रोल, यानी अंडर में जो लोग हैं एक मैनेजर के वो भी कम होते हैं, और वो भी आपके सामने मौजूद है डायग्राम में। और सेंट्रलाइजेशन होती है इसमें, जाहिर बात है पावर जो है वो फ्यू हैंड्स में होती है, और हाई फॉर्मलाइजेशन होती है, यानी कुछ ज़्यादा ही इसमें फॉर्मलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा ही स्टैंडर्डाइजेशन किस्म की चीज़ें होती हैं। तो फिर जो ऑर्गेनिक मॉडल है उसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं, डिफरेंट फंक्शनल एरियाज के लोग होते हैं, और क्रॉस हायरार्किकल टीम्स भी होती हैं, डिफरेंट जो लेवल्स के लोग हैं वो, और फ्री फ्लो होती है इन्फॉर्मेशन की, और वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल से मुराद ये है कि जो ज़्यादा एक मैनेजर के अंडर में ज़्यादा लोग होते हैं, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। और डिसेंट्रलाइजेशन होती है, पावर जो है वो फ्यू हैंड्स में नहीं रिमेन करती, और फॉर्मलाइजेशन भी इसमें बहुत कम होती है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जॉब टास्क किस तरीके से फॉर्मली तौर पे डिवाइड हुए हैं, ग्रुप टू में कोऑर्डिनेट हुए हैं, एंड हाउ द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिट टुगेदर, किस तरीके से पार्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के फिट टुगेदर आपस में फिट हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए एम्प्लॉइज को, ताकि अचीव कर रहे हैं गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फॉर्मल स्ट्रक्चर शो करता है इंटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोजीशन की इंटेंडेड कॉन्फ़िगरेशन को, जॉब ड्यूटीज को, लाइन ऑफ अथॉरिटीज को अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ एंटरप्राइज। अब आपके सामने एक सिंपल स्ट्रक्चर मौजूद है, एक जनरल स्टोर है, आबिद जनरल स्टोर। इसमें आबिद है सबसे ऊपर, मैनेजर है या ऑनर है, और उसके नीचे उसके एम्प्लॉयज हैं जिनमें 4 सेल्स पर्सन है और एक जो है वो कैशियर है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक जनरल स्टोर का। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैनेजर को आंसर करने की ज़रूरत है जब वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करें। पहला क्वेश्चन है, टू व्हाट डिग्री आर टास्क सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप, किस हद तक जो है वो जो टास्क जो है वो सब डिवाइड हुए हैं सेपरेट ग्रुप में। तो ये जो है वर्क स्पेशलाइजेशन को कहा जाता है। ऑन व्हाट बेसिस विल जॉब बी ग्रुप टुगेदर, किन बेसिस के ऊपर जॉब जो है वो ग्रुप हुई है एक साथ, तो ये जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन है। टू होम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप रिपोर्ट, आपको इंडिविजुअल्स किसको रिपोर्ट करेंगे, तो ये चेन ऑफ कमांड है। एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन अ मैनेजर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली हैंडल, कितने लोगों को जो एक मैनेजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल है। एंड
वेयर डज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाई, कहाँ पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाई है? सेंट्रलाइजेशन है वो या डिसेंट्रलाइजेशन है? क्या डिसीजन मेकिंग जो है सिर्फ फ्यू हैंड्स में है, सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है? इसके अलावा टू व्हाट डिग्री देयर विल बी रूल एंड रेगुलेशन टू डायरेक्ट एम्प्लॉयज एंड मैनेजर, ये जो है वो फॉर्मलाइजेशन है। सो वर्क स्पेशलाइजेशन, अब ये क्या है? द डिग्री टू विच टास्क इन ऑर्गेनाइजेशन आर सब डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब्स, यानी किस हद तक जो है टास्क जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में सब डिवाइड हुए हुए हैं सेपरेट जॉब्स में। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब द बेसिस बाय विच जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर, किन बुनियादों के ऊपर जॉब्स जो है वो उनको ग्रुप किया गया है, ग्रुप्स बनाया गया है। सो चेन ऑफ कमांड, अब चेन ऑफ कमांड जो है वो क्या है? एक अनब्रोकन लाइन है अथॉरिटी की दैट एक्सटेंड फ्रॉम टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द लोएस्ट एंड क्लैरिफाई हु रिपोर्ट टू। अब इससे ये पता चलता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। और अथॉरिटी क्या होती है? द राइट इनहेरिट इन अ मैनेजरियल पोजीशन टू गिव ऑर्डर एंड टू एक्सपेक्ट द ऑर्डर्स टू बी ओबेड। अब जिसको अथॉरिटी मिलती है उसको राइट मिल जाता है एक, कि वो ऑर्डर दे सके दूसरों को जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, और जाहिर बात है उसके ऑर्डर्स को ओबे भी किया जाए। नाउ द यूनिटी ऑफ कमांड, अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये कि ओनली वन डायरेक्ट सुपरवाइजर सुपीरियर सॉरी, तो एक ही जो एक सबऑर्डिनेट है उसको कोई एक ही मैनेजर जो है वो डायरेक्ट देगा। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर कोई और डायरेक्शन दे रहा है, दूसरा मैनेजर कोई और डायरेक्शन दे रहा है। तो यूनिटी होगी कमांड की, कोई एक ही डायरेक्शन देगा। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल ये पहले भी आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट जो कि एक मैनेजर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डायरेक्ट कर सकता है, इसको कहते हैं। सो अब आपके सामने स्पैन ऑफ कंट्रोल में एक तरफ लेफ्ट वाली जो ये हायरार्की दिखाई जा रही है जिसमें जो काफ़ी ऊंची है, ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। इसमें मैनेजर के अंडर में बहुत कम लोग हैं एक मैनेजर के अंडर में। दूसरा जो राइट वाला है वो है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो कि आज के दौर में काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। इसमें हायरार्की लेवल्स कम है, ऊंचाई आप देख सकते हैं कम है, लेकिन इसमें एक मैनेजर के अंडर में काफ़ी सारे लोग होंगे, वाइड होगा इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो क्रिटिकल फैक्टर्स दैट क्रिटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब जो क्रिटिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल में वो है रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट, यानी हाउ मेनी पीपल विल कॉन्ट्रैक्ट टू हाउ मेनी, कितने लोग कितनों से कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके अलावा डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट। सो सेंट्रलाइजेशन, अब सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की वो जो है टॉप मैनेजमेंट के हाथों में रहती है। और डिसेंट्रलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग की वो जाहिर बात है नीचे के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी मिल जाती है। फॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जॉब्स जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर स्टैंडर्डाइज, किस हद तक जॉब्स जो है वो स्टैंडर्डाइज हुई हुई हैं उस हद तक जो है उसको फॉर्मलाइज कहा जाएगा। सो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन ऑप्शन क्या है? इसमें फंक्शनल डिज़ाइन है, प्लेस डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, मल्टी डिविजनल डिज़ाइन, मल्टीनेशनल डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन एंड वर्चुअल डिज़ाइन। अब इसकी डिटेल आगे आएगी। सो ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन कंपोनेंट्स, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें देखा जाएगा कि या तो हाई स्पेशलाइजेशन देनी है या लो अथॉरिटी हाई डेलीगेट करनी है, लो डिपार्टमेंटलाइजेशन में होमोजीनियस बेसिस पे करना है या हेट्रोजीनियस यानी कि एक जैसे हों या मुख्तलिफ तरह के हों जो एम्प्लॉयज़ हों डिपार्टमेंट में। और स्पेन ऑफ कंट्रोल फ्यू या मेनी, यानी कि अंडर में जो है वो फ्यू हों लोग एक मैनेजर की या बहुत सारे हों। सो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन मॉडल्स में मैकेनिस्टिक मॉडल है, ऑर्गेनिक मॉडल है और मैट्रिक्स मॉडल है। मैकेनिस्टिक मॉडल जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन है जो एम्फेसाइज करता है प्रोडक्शन और एफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज होता है, सेंट्रलाइज और कॉम्प्लेक्स होता है। और एक है ऑर्गेनिक मॉडल, ये जो है एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस पे, एडेप्टिबिलिटी और डेवलपमेंट पे। ये रिलेटिवली इनफॉर्म्ड होता है और डिसेंट्रलाइज और सिंपल होता है। और है मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स जो है वो आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्या होता है कि ये जो है डिजाइन दैट सुपर इम्पोजेस अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट बेस्ड डिजाइन, प्रोजेक्ट बेस्ड डिजाइन भी हो सकता है ये ऑन एन एग्जिस्टिंग फंक्शन बेस्ड डिजाइन। अब ये इसमें जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि मैट्रिक्स की तरह है। एक मैट्रिक्स जिस तरह बनाया जाता है कुछ इस तरीके से होते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि दो लोगों को जो है जाहिर बात है एक एम्प्लॉय दो लोगों को रिपोर्ट कर रहा हो इसमें। सो व्हाई डू स्ट्रक्चर डिफर्स, अब स्ट्रक्चर्स में क्यों फर्क आता है?
हर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक जैसा क्यों नहीं हो सकता? स्ट्रेटेजी, फ़र्क ये आता है क्योंकि स्ट्रेटेजी का वो है फ़र्क। इनोवेशन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, इनोवेशन, कॉस्ट मिनिमाइजेशन या इंटीमेशन यानी कि कॉपी करना है। ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ से फ़र्क पड़ता है। अब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ उसका स्ट्रक्चर को अफ़ेक्ट करता है और टेक्नोलॉजी से भी असर पड़ता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में एटलीस्ट वन टेक्नोलॉजी फॉर कन्वर्टिंग फाइनेंशियल ह्यूमन फिजिकल रिसोर्स इनटू, अब जाहिर बात है टेक्नोलॉजी के जरिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर, तो उससे फर्क पड़ता है। और एनवायरनमेंट से कंपोज ऑफ फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन सर्टेनिटी एसोसिएटेड विद देम, अब जो फोर्सेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, इकोनॉमिक फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, जितनी भी सारी चीज़ें हैं एनवायरमेंटल, तो ये तमाम चीज़ें असर करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो इन तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है स्ट्रक्चर पे। सो अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ डिक्लाइन, अब कौन से हैं अर्ली वार्निंग साइन एक ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लाइन होने के? एक्सेस पर्सनल होना, ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होना, टॉलरेंस होना इनकॉम्पिटेंस की, यानी कि नालायकी जो है, एक एम्प्लॉय ऐसा है जो बिल्कुल मतलब नालायक है या फिर मतलब काम अपना सही से नहीं कर रहा, उसको भी टॉलरेंट कर लिया जाए, उसको भी कहा जाए कोई बात नहीं, तो ये जो है उस पर बिल्कुल ध्यान भी ना दिया जाए, तो ये जो है ये भी डिक्लाइन की तरफ ले जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। उसके अलावा कम्बसन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, यानी बहुत ज़्यादा रूटीन के जो प्रोसीजर वगैरह हैं, काम है, वो बहुत ज़्यादा होना। और डिसअप्रोप्रिएट पावर, स्टाफ पावर, पावर सही तरह से डिवाइड ना होना, किसी को बहुत ज़्यादा दे दी, किसी को बहुत कम। स्केर्सिटी होना क्लियर गोल्स की और जो डिसीजन बेंचमार्क है। इसके अलावा फियर ऑफ एम्ब्रेसमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों चीज़ों का खौफ होना। उसके अलावा लॉस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लॉस होना। और आउटडेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो आउटडेटेड हो चुका है, जिसकी अब जो है एक तरह से कोई किसी काम का नहीं रहा वो स्ट्रक्चर। और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कैप गॉटिंग होती है, वो इंक्रीज हो जाती है लीडर की, रेजिस्टेंस टू चेंज, लोग जो है वो तब्दीली नहीं चाहते, लो मोराल होता है, हौसला लोगों का जो है वो ख़त्म हो जाता है, और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ज़्यादा वोकल हो जाते हैं। और डिक्रीज्ड इनोवेशन, इनोवेशन के अंदर जो है वो कमी आती चली जाती है। सो द इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी का भी जो है वो असर पड़ता है स्ट्रक्चर के ऊपर। The more the technology requires interdependence between individual and or group, the greater the need for coordination. जितनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी रिक्वायर करते हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स या ग्रुप, उतनी ज़्यादा नीड पड़ती है कोऑर्डिनेशन की। As the technology move from routine to non-routine, सब यूनिट्स adopt less formalized and centralized structure. तो ये था आज का लेसन। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।